उस समय बहुत मुश्किल था सीए करना रायपुर में, क्योंकि रायपुर में कोई कोचिंग क्लासेस नहीं थी बेसिकली। और हम लोगों ने मीडियम वालों को थोड़ा मैं देखा है कि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अपने आप बड़ा हो रहता है, जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हो रहा है। तो शेयर मार्केट काम मैंने रायपुर में स्टार्ट किया था। तब पूरे रायपुर में मतलब कोई ब्रोकर नहीं था, शेयर ब्रोकर नहीं था। इन्वेस्टर्स थे काफ़ी, शेयर ब्रोकर कोई नहीं था। इवन जो लेडीज़ है, महिलाएँ हैं, वो काफ़ी इस फील्ड में इंटरेस्ट मतलब दिखा के उन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया है। और इसको मैं स्कोप समझ लो ऐसा है कि अभी भी जो इंडिया में है ना, अभी से मुश्किल से समझ लो 5% लोग ही काम कर रहे हैं शेयर मार्केट में अच्छे से। तब इसको मतलब 25-30% तक जाने का है। तो समझ लो अभी स्टार्टिंग ही है। अभी भी एक अच्छी इन्वेस्टर को सबको पूरी एजुकेशन में मैं बोलता हूँ सिर्फ ये नहीं, पूरी फाइनेंशियल फील्ड ऐड होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं द सीक्रेट। दोस्तों इसमें आज हम जिस व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं वो रायपुर की एक प्रसिद्ध हस्ती है। हस्ती इस मायने में है कि वो पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं और रायपुर में रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट हैं, गोपी नथानी दी। उनका जीवन, व्यक्तित्व और उनका कृतित्व आप जब सुनेंगे समझेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी। जीवन कैसे जीना चाहिए, बिजनेस को कैसे एस्टेब्लिश करना चाहिए, एक नई समझ आपके लिए पैदा होगी। दोस्तों आइए मिलते हैं गोपी नथानी जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे। आप कैसी? बिल्कुल सर, बहुत बहुत अच्छा हूँ सर मैं। आप जैसे लोगों से मिल करके हमारा समाज आगे बढ़ता है सर, हमारा देश आगे बढ़ता है। और सच में सर हम ये गौरव का पल है कि आप हमारे साथ में हैं। शुक्रिया। सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं सर कि आपकी करियर जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आप रायपुर में कैसे एक प्रसिद्धि की ओर कैसे आगे बढ़े? एक्चुअली मैं शुरू जन्म से ही एक्चुअली रायपुर में रहा हुआ हूँ। पैदाइशी स्कूलिंग भी रायपुर की है, कॉलेज लाइफ भी मेरी दुर्गा कॉलेज रायपुर से ही किया हुआ है, बीकॉम। उसके बाद फिर सीए जर्नी हम लोगों ने रायपुर के दोस्तों ने से स्टार्ट की थी। उस समय बहुत मुश्किल था सीए करना रायपुर में, क्योंकि रायपुर में कोई कोचिंग क्लासेस नहीं थी। और हम लोगों ने बीकॉम किया था हिंदी मीडियम में। उस समय कंपलसरी इंग्लिश मीडियम ही था, हिंदी मीडियम ऑप्शन था ही नहीं। और हमको एग्जाम देने नागपुर जाना पड़ता था। फिर भी काफ़ी कुछ हमने करके, पढ़ाई करके, मेहनत करके 3 साल हमने आर्टिकलशिप करनी पड़ती थी। उस समय हम लोग वो किए। उस समय तक मेरा इंटर हो गया था। फिर उसी पीरियड में इंटर के बाद हो जाने थे, आर्टिकलशिप के बाद फ्री हो जाते हैं हम लोग, और फिर फाइनल के एग्जाम देते रहे। समय उसी पीरियड में मेरे को कैनरा बैंक में जॉब ऑफर हुआ था, और मैंने रायपुर में ही था करके ज्वाइन कर लिया था। तो 2-4 साल मैंने कैनरा बैंक जॉब भी किया। तब तक मेरा सीए फाइनल हो गया था। फिर सीए फाइनल करने के बाद फिर मैं जॉब छोड़ के अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट किया। प्रैक्टिस के साथ फिर थोड़ा बहुत अपने को उस समय शेयर मार्केट में थोड़ा इंटरेस्ट था। तो फिर रायपुर में कोई शेयर का काम करने वाला उस समय नहीं था, तो फिर वो भी काम मैंने चालू किया था उस समय से। जी सर, जो हिंदी मीडियम है, जो आज हिंदी मीडियम से लोग इंग्लिश मीडियम की ओर जा रहे हैं, तो सर हिंदी मीडियम वालों को क्या कठिनाई होती है अपने जीवन में और इंग्लिश मीडियम वाले क्या सरलता मिल जाती है, सफलता मिल जाती है? सरलता से मीडियम से कोई संबंध नहीं है। एक फर्क रहता है बेसिकली। इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा मैं देखा है कि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अपने आप बड़ा हो रहता है, जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हो रहता है। हम लोगों को तकलीफ जो आई थी, हम लोग हिंदी से इंग्लिश में एकदम से हम लोग डाइवर्ट हुए थे। हम लोगों ने तो एकदम लास्ट स्टेज से समझ लो इंग्लिश चालू की थी। हम लोग जब से एग्जाम पास करते तो लगता था हमने कोई बहुत बड़ी बात कर ली। तो बाकी पर्टिकुलरली मेरे को नहीं लगता कि इंग्लिश मीडियम होने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क किसी को पढ़ना होना चाहिए। सर जब चार्टर्ड अकाउंटेंट निकाला था, रायपुर में कितने लोग उस समय चार्टर्ड अकाउंटेंट थे? उस समय अराउंड 50 से 60 लोग थे, करीब 60 मात्र। उसमें से हमें गिनती के मतलब 5-7 लोग जो फेमस थे। हमारे जो खास जिसके मैं किया था, देशपांडे साहब थे, जीसी जैन साहब थे उस समय, देगानी जी, इस टाइप के, मतलब उस समय ज़्यादा होते। बाकी जब मैं सीए बना था उस समय 50-60 लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उस समय। और अभी रायपुर में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे सर? अभी तो 3,000 से ऊपर रायपुर। 3,000 से ज़्यादा। 3,000 से ज़्यादा। दोस्तों अभी 3,000 से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल रायपुर मात्र में है, और देश में अनगिनत हैं। ऐसे उनमें से 50 से 60 जब चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उसमें से एक गोपी नथानी जी थे। सर आप रोटरी क्लब से भी जुड़े हुए हैं, और रोटरी क्लब क्या काम करता है सर, और कैसे उसका काम होता है? रोटरी क्लब का बेसिक जो काम है ना, कुछ जो मेन जो वो रहता है, एक तो रहता है फेलोशिप। मतलब अलग अलग फील्ड से
कुछ लोग मिले हैं आपस में, दोस्ती यारी करें। के बाद दूसरा रहता है चैरिटेबल, कोई भी मानव सेवा बोलो, कम्युनिटी सर्विस बोलिए, उसमें हम लोग मेन काम करते हैं। और रोटरी जो हमारी पूरी इंटरनेशनल संस्था है जो पोलियो पूरे वर्ल्ड से पोलियो जो ख़त्म की है, वो उसमें पूरा रोल पूरे वर्ल्ड में रोटरी का ही रहा है। क्या बात है। तो और हम लोग भी कुछ ना कुछ अच्छे प्रोजेक्ट करते रहते हैं। रोटरी में जो हमारा है, हम लोगों ने आई कैम्प लगाया कई साल, जैसे वहाँ गाँव में जाके लगाया। तो अभी 2 साल पहले हम लोगों ने आर्टिफिशियल लिम्ब, जो पैर और हाथ रहते हैं जिनके पास, जिनके नहीं है, उनको अपने खर्चे पे पूरे अपने मेंबर्स लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके उनको फ्री में हम लोग वो लगा के खाना पीना 2 दिन का रह के हम लोगों ने ऐसा अभी पिछले 2 साल पहले किया था। बहुत बढ़िया। आने वाले महीने में ही हम लोग कैंसर डिटेक्शन कैंप लगाने जा रहे हैं। अच्छा। संजीवनी कैंसर के जो यूसुफ मेनन साहब हैं, वो हमारे साथ में ज्वाइंटली प्रोजेक्ट में रहेंगे जी। तो उसमें फ्री में मतलब कैंसर का जो टेस्ट रहते हैं सब, वो सब फ्री में हम करवाएंगे इसमें। अब भी तो सर ये सामाजिक सेवा का जो सरोकार आपके जीवन में कैसे जुड़ा? मतलब आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और फिर सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आप सामाजिक सेवा मतलब क्या है बॉस, हम लोगों का शुरू से ही रहता है कि अब अपन ने किसी पर्टिकुलर बिजनेस में या प्रोफेशन में बन गए मान लो क्या, तो कुछ न कुछ दिल में सबकी रहती है कुछ हम किसी और के लिए भी कुछ कर सके। अपने लिए तो अपन कर ही रहे हैं और अपने लिए असक्षम हो चुके हैं मान लो, तो अब अपन का औरों के लिए भी कुछ कर सकें। तो अपने को लगा भाई रोटरी एक अच्छा माध्यम है, तो फिर उस हिसाब से अपन सामाजिक सेवा के लिए जुड़ गया। वैसे भी मेरे यहाँ से कोई भी अगर आता है मान लो, अपनी तकलीफ सुनाता है या कुछ भी, तो खाली हाथ मेरे यहाँ से नहीं जाता है। ये हमारा शुरू से ही रहा है। सर इसके अलावा जो आप रोटरी क्लब में जुड़े हुए हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आप ऑलरेडी हैं, तो सर इसके अलावा इतर आप और कौन कौन से काम करते हैं? मेरा दो सीए की प्रैक्टिस के जिसमें ऑडिट और इनकम टैक्स का काम करते ही हैं जी। उसके अलावा शुरू से जैसे मैं बताया आपको, जब मैं सीए की प्रैक्टिस चालू किया था, हाँ। तो शेयर मार्केट का काम मैंने रायपुर में स्टार्ट किया था। तब पूरे रायपुर में मतलब कोई ब्रोकर नहीं था, शेयर ब्रोकर नहीं था, इन्वेस्टर्स थे काफ़ी, हाँ। शेयर ब्रोकर कोई नहीं था। तब मैं फिर नागपुर के थ्रू बॉम्बे से लोगों के लिए शेयर मंगवाने का काम, खरीदने का काम, बेचने का काम कमीशन बेसिस में करता था उस समय। उसके बाद फिर धीरे धीरे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ये सब काम अपने और बढ़ते रहे साथ में। जो पर्टिकुलर कनेक्टेड फील्ड थी वो कब सब काम हम लोग करते हैं, अभी भी करते हैं। अच्छा, तो सर जैसे आपसे यूथ अगर कनेक्टेड होगा तो उसको किस तरीके के फायदे मिलेंगे अगर आपसे यूथ कनेक्ट होकर काम करे? तो फायदे मतलब बहुत से, अब यूथ का इंटरेस्ट क्या है पहले तो वो देखने लगते हैं हम लोग किस फील्ड में वो इंटरेस्टेड है। बाकी वो नहीं, हर फील्ड में आज की डेट में स्कोप तो है, इवन शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो या कुछ भी हो। आप एजेंट बनना चाहते हैं या बिजनेस खुद का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसके बारे में जो भी कोई गाइड हमारी तरफ से होता है, हम हमेशा तैयार रहते हैं सामने वाले को गाइड करने के लिए। आप रायपुर में कहीं भी अगर आप बैठे हुए हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं दोस्तों, तो आप गोपीनाथ हानी से मिल सकते हैं और उनसे जानकारी ले सकते हैं शेयर मार्केट के बारे में। उनसे बहुत सारी जानकारी, इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सारी जानकारी आप ले सकते हैं सर। और इस फील्ड में अभी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावनाएं हैं, आगे कैसे इसको देख रहे हैं, शेयर मार्केट का फील्ड कैसे है आगे का? पिछले जो 4 साल से जो कोविड पर्टिकुलरली कोविड के बाद से जिस लेवल पे, जिस स्पीड से पर्टिकुलरली अब यूथ की बात कर रहे हैं, इवन जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, वो काफ़ी इस फील्ड में इंटरेस्ट मतलब दिखा के उन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया। और इसमें स्कोप होने का ऐसा है कि अभी भी जो इंडिया में है ना, अभी मुश्किल से समझ लो 5% लोग ही काम कर रहे हैं शेयर मार्केट में अच्छे से। अब इसको मतलब 25-30% तक जाने का है, तो समझ लो अभी स्टार्टिंग ही है अभी भी। तो सर इसको स्कूल एजुकेशन में कैसे बताया जा सकता है बच्चों को, या फिर कैसे इसको लाया जा सकता है कि वो भी बच्चे जो है एक अच्छे इन्वेस्टर बन? स्कूल एजुकेशन में मैं बोलता हूँ सिर्फ ये नहीं, पूरी फाइनेंशियल फील्ड ऐड होना चाहिए। आप किसी में भी हो, भले आप कॉमर्स कर रहे हो, आर्ट्स कर रहे हो या साइंस कर रहे हो, लेकिन ये फील्ड जो है बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस, ये फील्ड के बारे में जनरल जो है ना, शेयर मार्केट के बारे में बोलो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में, SIPs है, काफ़ी रहते हैं। ये फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए, हेल्थ के लिए आदमी बहुत सोचता है, शिक्षा के लिए सोचता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम कोई नहीं सोचता। इससे फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आदमी की लाइफ में आ सकता है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है इसमें। सर फाइनेंशियल फ्रीडम एक व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी होती है? बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली एम आदमी की लाइफ में क्या रहता है? आपका पैसा कमाना। पैसा क्यों लगता है? आपकी ज़िंदगी को अच्छे से चलाने की। तो अच्छे से चलाने के लिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तो चाहिए ही चाहिए जी। बिजनेस तो आदमी हर कोई कर लेता है, बिजनेस कर लिया, लेकिन
इन्वेस्टमेंट ढंग से लोग नहीं कर पाते। हाँ। और पैसा कमाना और पैसा को संभालना, ये दो अलग चीज़ है। तो पैसा कमाने के बाद संभालते हुए उसमें से फिर पैसा के निकालना, ये फील्ड है, ये शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ये आपको बताती है सभी सभी। और इसके लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए सर, अगर इन्वेस्टर एक बनना है? माइंडसेट थोड़ा अपने को लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का रखना चाहिए, लॉन्ग ट्रेडिंग नहीं रखना चाहिए कि भाई हम आज ही शेयर बाजार में दिखता ऐसा है कि भाई कमाई बहुत है, लेकिन फील्ड में घुसने के बाद मालूम पड़ता है अप डाउन जिस तरह होते हैं, फिर लगता है कि भैया अपन आज घुस के कल डबल हो जाएंगे, वैसा नहीं होता है। इसमें हमको इन्वेस्ट करके धीरे धीरे देखने के वो लॉन्ग टर्म व्यू रखना पड़ेगा, तो बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है। सर सामाजिक सेवा और ये जो आपका इन्वेस्टमेंट काम है, ये सारे कामों को करते हुए आपको रायपुर शहर कैसा लगा सर? रायपुर शहर बॉस, मैं एक्चुअली पिछले 25 साल से रेगुलरली नागपुर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। पहले हम लोग जाते थे एग्जाम देने, फिर मेरी शादी नागपुर में हुई, मेरी वाइफ नागपुर की है, नहीं तो नागपुर को पहले मैं देखता था, नागपुर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता है, रायपुर कहीं भी नहीं लगता था नागपुर के सामने किसी भी फील्ड में जी। नहीं। लेकिन जब से हमारी राजधानी बनी, उसके बाद से जो आज की डेट में रायपुर है, तो उसमें तो अब ऐसा लगता है कि रायपुर के सामने नागपुर को नहीं लगता। इतना डेवलपमेंट हो चुका है रायपुर में, और रायपुर इतना पोटेंशियल है, इतना पैसा रायपुर में है जो दिखता है लोगों के पास, इतना पैसा लोगों ने कमाया है, इतना मेरे नागपुर में नहीं दिखता है। तो रायपुर पोटेंशियल तो बहुत अच्छा पैसा लोगों ने बनाया भी है। अच्छा, तो और यूथ को क्या अपॉर्चुनिटी सर, किस फील्ड में यूथ को जाना चाहिए अभी रायपुर में? अगर किसी फील्ड में बिजनेस करना है उसको, तो कौन से फील्ड में जाना चाहिए? फील्ड तो बहुत सारी है अभी भी आप चाहें ना अगर, तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, इसमें बहुत स्कोप है, अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। उसमें आदमी का अपने इंटरेस्ट के ऊपर है, या शेयर मार्केट, किसी भी फील्ड में जाके तो इसको बहुत है। अच्छा सर, आपका सीक्रेट क्या है? आपके जीवन का सफलता जो मिली आपको, उसका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट तो कोई स्पेसिफिक, कोई बहुत बड़ा भारी नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं ऐसा। बस सिंपली भाई जहाँ आप लोग जाना है वहाँ चलते रहो ईमानदारी से, किसी के साथ बुरा मत करो, आने दे, बस वही एक्चुअली है। बाकी ऐसा कोई सीक्रेट मैंने कोई बांध के नहीं, शुरू से ऐसा पे दिमाग में नहीं था, धीरे धीरे बनते गए और यहाँ तक पहुँच गए। इसके लिए आज के आपके जीवन का सबसे खुशी वाला लम्हा कौन सा था सर? अरे बाप रे, खुशी वाला लम्हा बहुत जिंदगी में अगर सबसे ज़्यादा पर्टिकुलरली किसी दिन खुशी मिली है ना, तो मेरी बिटिया एक्चुअली मेरे कारण बोलो या मेरे इंस्पायरेशन के कारण, जब उसने सीए ज्वाइन किया था तो उस समय तक उसने क्या किया, बीकॉम तक करते करते कहीं भी उसने फेलियर नहीं देखा था। सीए की जो इवन फर्स्ट एग्जाम थी वो भी उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर दिया था। फाइनल के टाइम में अभी भी याद है कि जब उसने दोनों ग्रुप दिया था, तो किसी 2-4 नंबरों के कारण वो दोनों ग्रुप में फेल हो गए थे। तब जो उसकी हालत देखा था मैंने, तो फिर मैंने उसको एडवाइस दिया था कि अगली बार आप, इस बार नहीं हो कोई बात नहीं, सीए में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फाइल होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब अगली बार सीए करोगे ना, तो जब एग्जाम दोगे, 2 ग्रुप रहते हैं, तो एक ग्रुप पे फोकस करना, दूसरे ग्रुप में साइड में रखना, और तैयारी दोनों ग्रुप ही करना। तो उसने ये फोकस किया था कि कम से कम 1 ग्रुप निकले उस समय। अब लकीली बाय गॉड या उसकी लक या कुछ भी हो, उसने उस समय ही वो दोनों ग्रुप एक साथ पास कर लिए। जब उसने रिजल्ट के लिए मेरा फ़ोन किया था ना, तो पर्टिकुलर उस समय जो मेरी फीलिंग थी, वो मतलब क्षण में भूल नहीं सकता लाइफ। क्या बात है, क्या बात। एक पिता का बेटी का सक्सेस होना देखना उसका सबसे यादगार लम्हा होता है, ये हमें सीखने को मिला। सर आपसे बहुत कुछ हमने सीखा, और मैं आशा करता हूँ कि पूरा देश गोपी मथानी जी से ये सीख रहा होगा। सर एक लास्ट, जो जीवन में सफलता को आप कैसे देखते हैं? जीवन में सफलता आपकी नज़रों में क्या है? सफलता तो बहुत एंडलेस है। हर कोई आदमी बोलता नहीं मैं यहाँ पहुँच के सफल हो गया। अभी उसकी इच्छाएं बोलो, आकांक्षाएं बोलो, अभी इन्हों सफल होने के लिए और ये भी करना है, ये भी करना है। लेकिन अब पर्टिकुलरली थोड़ा संतोषी आदमी हूँ, तो जहाँ तक भी पहुँचा, नो लगता है मेरी इतना ही सफलता मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू सर, आपसे मिल करके हमें बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। आप जीवन में और आगे बढ़ें, अपने और समाज में आप जो अच्छे सामाजिक सरोकार वाले काम कर रहे हो उसको और आगे बढ़ाते चले। दोस्तों ये थे गोपी मथानी जी, हमको इनसे मिल करके अनेक प्रेरणाएं मिली, उसके लिए आपको सर सच में दिल से थैंक यू। और आप दर्शकों को जो उन्होंने देखा उससे आप कुछ सीख सकेंगे, तो आपका जीवन और बेहतर हो सकेगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी।